नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी की अध्यक्षता में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक। सीएम धामी, केंद्रीय मंत्री खट्टर, प्रभारी और अध्यक्ष मौजूद। लोकसभा चुनाव में जीत और विधानसभा उपचुनाव में हार की समीक्षा। दिल्ली के केदारनाथ मंदिर पर तीर्थ पुरोहितों में नाराजगी। सनातन धर्म की परंपराओं के उल्लंघन का आरोप। तीर्थ पुरोहितों ने शुरू किया धरना। कांग्रेस ने भी खड़े किए सवाल। खटीमा में बाढ़ और आपदा से हुए नुकसान का जिलाधिकारी ने लिया जायजा। बाढ़ प्रभावितों को बांटी जा रही राहत सामग्री और अन्य सुविधाओं का भी किया निरीक्षण। उत्तराखंड के कई इलाकों में आज भी सड़कों की दरकार। चंपावत में बरसात से बंद हुए रास्ते के कारण बीमार बुजुर्ग को 10 किलोमीटर तक पैदल ही डोली पर लाया गया। और उत्तराखंड में बारिश को लेकर चेतावनी। प्रदेश के 7 जिलों में भारी बरसात के आसार। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। राजधानी देहरादून के एक निजी विश्वविद्यालय में सत्ता दल बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संग बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा शामिल हुई हैं। बैठक से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मिलकर महेंद्र भट्ट और दुष्यंत कुमार गौतम के द्वारा भाजपा की विशेष प्रदर्शनी का संयुक्त उद्घाटन किया गया है। पूरे देश के अंदर तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए और भाजपा की सरकार बनी है। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। उत्तराखंड से भी 5 लोकसभा सीटें भारी अंतर से यहाँ से जीत कर गई। सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद, जनता का धन्यवाद है। और आगे की जो योजनाएं हैं, संगठन की होने वाले कार्यक्रम हैं, उन सभी पर चर्चा होगी। पूरे उत्साह और उमंग के साथ हमारे सारे कार्यकर्ता यहाँ से जोश का मंत्र लेकर जाएंगे, उत्साह का मंत्र लेकर जाएंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देहरादून से शैलेंद्र कुमार पांडे लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे, जानकारी चाहेंगे कि ये जो कार्य समिति की बैठक चल रही है, इसमें कौन कौन मौजूद है, कितने लोग मौजूद हैं और अभी इस बैठक का मुद्दा क्या है? बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही है। इसमें मंत्री पुष्कर सिंह धामी के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत जो प्रदेश प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और बीजेपी के तमाम पदाधिकारी, ब्लॉक स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक के पदाधिकारी इसमें शामिल है। और इसमें मुख्य मुद्दा है, बीजेपी मंथन कर रही है कि जो आने वाला निकाय चुनाव है या लोकसभा में जो विजयी हुई है, साथ ही जो उपचुनाव हुआ था उसमें बीजेपी की हार हुई है, तो इसके सहित कई मुद्दों पर पार्टी ने चर्चा की है। साथ ही अगर प्रदेश प्रभारी के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि जिस तरह से विपक्ष आज झूठ की राजनीति कर रहा है कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इसके लिए को लेकर के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को एक निर्देश दिया गया है कि वे जनता के बीच जाएं और इस चीज को बताएं कि ये सरासर जो विपक्ष फैला रहा है झूठ है। इसके साथ ही हम आपको बात करेंगे कि हमारे साथ बहुत सारे बीजेपी के नेता मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये बैठक हुई है कार्य समिति, इसमें क्या क्या निर्णय लिए गए हैं। जो आज आप लोग की बैठक हुई है, इसमें क्या क्या निर्णय लिया गया है, क्या आप लोग को निर्देश दिया गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता अधिकारी समय समय पर संगठन में इस बैठक के माध्यम से हमें ऊर्जा देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जैसा कि अभी हमारे उत्तराखंड के अंदर नगर निगम चुनाव भी होने वाले हैं, कहा गया है कि इसे तो हम भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सदैव कार्यकर्ता है, लेकिन है पूरे जोश के साथ हमें नगर निगम चुनाव को करना है। और जो ये कांग्रेसियों के द्वारा झूठ फैलाया जा रहा है कि संविधान खतरे में है, इस तरीके का प्रचार उन्होंने जो किया और जनता को उन्होंने भ्रमित किया, इसको किस तरीके से हमें जाके जनता के बीच सच्चाई उजागर करनी है और इनको जो कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं इनको बेनकाब करना है और जनता के सामने इनको बेनकाब करना है। ये हमें यहाँ पर एक शिक्षा और हमें मार्गदर्शन मिला।
हमारे साथ और लोग भी हैं, हम जाने की कोशिश करें। आप लोग जब इस बैठक में कार्य समिति के लिए हैं, क्या पार्टी की तरफ से गाइडलाइन मिला और क्या निर्देश दिया गया? इसमें हमें जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने हमें यही कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश करी। जैसे अभी हमारे पास 2 सीटें और नई लोग की 2 सीटें पहले भी हमारे पास नहीं थी, और कांग्रेस जैसे कह रहे थे कि आप उनसे यहाँ भारतीय जनता पार्टी राजनीति देता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जितने ही वरिष्ठ नेताओं ने में जाना और अपना उत्साह बना के रखना है। विश्व में 2027 और बहुमत से आकर अपनी सरकार को बराबर निकाय चुनाव को लेकर क्या गाइडलाइन आप लोग ने किया है? तो प्रियंका, आप देख सकते हैं कि निकाय चुनाव से लेकर के जो कांग्रेस द्वारा, विपक्ष द्वारा जो झूठ जा रहा है, इसको लेकर के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो जनता के बीच जाएं और उसको पर्दाफाश करें। साथ ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने पर भी कार्य समिति में उनको बधाई दी गई, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व में हर एक देश, करीब करीब बहुत सारे देशों द्वारा जो सम्मानित किया जाता है, उसको लेकर भी खुशी जाहिर की गई और बताया गया कि भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको 14 देशों द्वारा सम्मान दिया जा चुका है। प्रियंका। शैलेंद्र, इस बैठक के बाद क्या ये मान लिया जाए कि प्रदेश कार्यकारिणी की शक्ल है जो बदली जा सकती है? बिल्कुल प्रियंका, को बता दें कि इस बैठक का मकसद है कि पार्टी मंथन कर रही है कि लोकसभा चुनाव में तो पार्टी को विजयी हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो उपचुनाव हुआ, उस दोनों उपचुनाव में बीजेपी की हार हुई थी। लेकिन बीजेपी की राहत के लिए बात थी कि मंगलौर सीट में जहां बीजेपी तीसरे नंबर पर रहती थी, इस उपचुनाव में दूसरे नंबर पर रही है। और बद्रीनाथ का जो सीट था वो कांग्रेस का सीट था। कांग्रेस के सिटिंग विधायक इस्तीफा देकर बीजेपी में आए थे तो हार गए थे। इसमें बीजेपी का कहना है कि हमारे सीटों में कोई लॉस नहीं हुआ है, हमारे जो पहले विधायक थे उतने ही है। लेकिन बड़ी बात है कि सरकार रहते हुए अगर ये बीजेपी उपचुनाव हारी है तो इसकी भी मंथन चल रही है कि कहाँ कमी रह गई है और आने वाले समय में उसको किस तरह से दूर किया जाए, और ताकि निकाय चुनाव को जीता जा सके। प्रियंका। शैलेंद्र, पहले जयपुर, फिर उसके बाद लखनऊ और अब उत्तराखंड, ये बैठक कितनी देर चलने वाली है और क्या इसमें सभी पदाधिकारी मौजूद हैं या फिर कुछ अभी आने वाले हैं? बिल्कुल प्रियंका, इसमें सभी लोग मौजूद हैं। पूरे प्रदेश के जो ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं और बैठक करीब 5 बजे तक चलेगी। और अभी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर आए हैं, उनकी अध्यक्षता में यह बैठक अभी लगातार जारी है। और इसमें इसी बात का मंथन चल रहा है कि जो पार्टी को, संगठन को किस तरह से तैयार किया जाए और जो विपक्ष के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है उसको किस तरह से डिफेंड किया जाए। इन सब बातों को लेकर के जो यहाँ पर पदाधिकारी मौजूद हैं उनको गाइडलाइन दी जा रही है, उनको निर्देश दिया जा रहा है। प्रियंका। बहुत धन्यवाद शैलेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। उत्तराखंड में मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर कांग्रेसियों ने महाराणा प्रताप चौक पर एकत्र होकर जश्न मनाते हुए मिष्ठान वितरित किया है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने उपचुनाव के परिणामों को भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों का परिणाम बताया है। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन की अगुवाई में तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता महाराणा प्रताप चौक पर एकत्र हुए। कांग्रेसियों ने मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत पर खुशी व्यक्त करते हुए मिष्ठान वितरित किया है। इस दौरान कांग्रेस नेता अर्पित मल्होत्रा ने कहा कि जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा का घमंड एक बार फिर से चूर हो गया है। जो पोल थी वो खुलती जा रही है। कितना कुछ कहा गया, राहुल गांधी को उल्टा सीधा बोला गया, कांग्रेस को उल्टा सीधा बोला गया, इंडिया गठबंधन को उल्टा सीधा बोला गया, लेकिन आपने देखा कि गठबंधन इतनी अच्छे से मैनेज करता चला गया और आपस में एक दूसरे से तालमेल बैठाकर इतनी सारी सीटें लेकर आया। और दूसरी बात यह है कि जो अब जितने भी उपचुनाव हो रहे हैं उसमें इंडिया गठबंधन, कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है। उपचुनाव में जो इंडिया गठबंधन को भी कह सकते हैं, पर विशेष तौर पे कांग्रेस पार्टी ने जो जीत हासिल की है वह जनता जो केंद्र सरकार में लगातार 10 साल से चल रहा है और उसके बाद भी अब येन केन प्रकेण वो बैठ गए हैं,
जनता समझ चुकी है कि इनको केवल सीट पे बैठना है और लोकतंत्र से देश को नहीं चलाना है। कहीं ना कहीं उनका जो कार्य करने की कार्यशैली, कार्य करने का तरीका है, वो तानाशाहपूर्ण है। वो हमने पहली संसद में देखा। खुशी की बात है, हम सब के लिए आज कांग्रेस की सीट पूरे महत्वपूर्ण वोटों के साथ आई है। और जो हम बोलते थे बदलाव चाह रहे हैं लोग, ये आपके सामने प्रदर्शन नहीं है, ये आपके सामने पूरा प्रूफ है कि अब बदलाव हो रहा है। लोग कांग्रेस के प्रति अपना विश्वास प्रकट कर रहे हैं और उन्हें वोट देके जिता रहे हैं, क्योंकि झूठ से बहुत कम टाइम तक आप छुपा सकते हो सच, पर ज़्यादा टाइम तक नहीं। मैं बद्रीनाथ एवं मंगलौर दोनों प्रत्याशी को बहुत बहुत धन्यवाद, शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कठुआ में आतंकियों के हमले में शहीद हुए उत्तराखंड के 5 जवानों की शहीद होने पर पूर्व सैनिकों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर कैंडल जलाकर शहीदों को नमन किया है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के जिलाध्यक्ष नंदन सिंह कोश्यारी के नेतृत्व में चक्की मोड़ रामलीला मैदान में कैंडल जलाकर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। श्रद्धांजलि सभा के दौरान वक्ताओं ने कहा कि आतंकियों की कायरतापूर्ण हरकत का सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। 8 जुलाई लगभग 3:30 बजे अपराह्न एक मैसेज आता है कि अमुक जगह पर कुछ उग्रवादी सक्रिय हैं। उस दौरान हमारी ये जाबाज सैनिक टोली वहाँ के लिए मार्च करती है और सर्च ऑपरेशन के दौरान बस से ग्रेनेड फेंक करके और जिस 1.5 टन में वो लोग हमारे जेसीओज, एनसीओज और जवान थे, उसका टायर ब्रस्ट करके उनके साथ मुठभेड़ होती है और वो माँ भारती के चरणों में अपना सर्वोच्च निछावर करके देश के लिए उच्च बलिदान देते हैं। क्योंकि आज हमारा देश पूरे विश्व में अपने झंडे गाड़ रहा है। हमारे देश का नाम पूरे विश्व में आज प्राथमिकता से लिया जा रहा है। बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, हमें वहाँ पर ब्लू कारपेट दिया जाता है, जिससे कि पाकिस्तान बहुत बुरी तरह बौखलाया हुआ है। उसकी साफ साफ मानसिकता यहाँ दिखाई दे रही है कि वो अपने आतंकियों को यहाँ पर हमारे भारत में घुसेड़ता है और उसके बाद इस तरह की कायराना हरकत कराता है, जिससे हमारे देश का जवान हताहत हो रहा है। कहीं ना कहीं मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि एक बार कम से कम इसका दमदार तरीके से मुंह तोड़ जवाब हमारे सैनिकों द्वारा उनको दिया जाए कि एक बार यहाँ दोबारा घुसपैठ करने से पहले 10 बार सोचें। एक और सच और यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानेंगे। लोहाघाट के कालेसन के देवी मां मंदिर में मां महामाया भगवती एवं मां महाकाली की भव्य शोभा यात्रा के निकलने के साथ यहां चल रहे 4 दिनों की देवी महोत्सव का समापन हो गया है। यहां देव डांगरों ने गंगा स्नान कर मंदिर परिसर में पारंपरिक रूप से देव गद्दी लगाकर श्रद्धालुओं को अपना आशीर्वाद दिया है, जिसे पानी के लिए यहाँ गंगनौला, नसखोला, गल्ला गांव, किमटोली आदि गांव के सैकड़ों लोग पहुंच गए और देर तक विभिन्न लोक देवताओं ने श्रद्धालुओं को अपना आशीर्वाद देने का काम जारी रखा है। दिन में यहाँ पारंपरिक रूप से कन्या पूजन किया गया, जिसमें देवी स्वरूप कन्याओं का पूजन कर उनका भी आशीर्वाद प्राप्त किया गया है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि इस स्थान में महामाया माँ भगवती अपने विभिन्न रूपों में भक्तों को अपने दर्शन देती हैं। माँ भगवती की शोभा यात्रा के साथ उनके रथ को कंधा देने वालों की होड़ लगी रहती है। वहीं देवी रथ यात्रा के पीछे महिलाओं के द्वारा माँ के जयकारे लगाए जा रहे थे। देवी रथ यात्रा के मंदिर पहुंचने के बाद मंदिर परिसर में विशाल मेले का आयोजन किया गया था। मन में सच्ची आस्था और मजबूत इरादा हो तो पहाड़ जैसी चुनौती भी आसानी से पार हो जाती है। ऐसी आस्था और मजबूत इरादों के साथ एक पैर से दिव्यांग मोहित गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की
ओर बढ़ रहे हैं। मोहित की आस्था और इरादा देखकर लोग इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। हरियाणा के सोनीपत निवासी मोहित एक पैर न होने के बावजूद हरिद्वार से सोनीपत कलश में गंगा जल भरकर कंधे पर कावड़ लेकर निकले हैं। मोहित के साथ 2 और साथी भी उनके हर कदम पर साथ दे रहे हैं। मोहित और 2 दोस्त कावड़ लेकर गुरुकुल नारसन कस्बे से गुजरे तो लोग उनकी आस्था को देखकर हैरत में पड़ गए। मोहित ने बताया कि जब वो 11 साल के थे उन्हें बोन कैंसर हो गया था। इसकी वजह से उनका एक पैर काटना पड़ा था। मोहित ने बताया कि उन्हें बचपन से ही बॉडी बिल्डिंग का शौक था। बचपन में पैर कट जाने की वजह से उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बॉडी बिल्डिंग का फैसला किया। उन्होंने बताया कि बॉडी बनाकर उन्होंने कई बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर कई पुरस्कार भी जीते हैं। सोनीपत लेके जा रहा हूँ हरिद्वार से कावड़, 200 किलोमीटर पद यात्रा कर रहा हूँ और भाई इंटरनेशनल प्लेयर भी रह चुका है। 100 गोल्ड मेडल जीत रखे मैंने बॉडी बिल्डिंग में। अब तो भोले के आशीर्वाद से खिंच रहे कावड़। जय श्री राम, हर हर महादेव। बाढ़ आपदा से ग्रस्त सीमांत खटीमा क्षेत्र में हुए नुकसान का जायजा लेने और आपदा राहत कार्यों का निरीक्षण करने के उद्देश्य से उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने सीमांत खटीमा क्षेत्र में पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने स्थानीय अधिकारियों के साथ बाढ़ से प्रभावित हुए क्षेत्र में भ्रमण कर नुकसान का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने बाढ़ प्रभावित लोगों को बांटी जा रही राहत सामग्री और अन्य सुविधाओं का भी निरीक्षण किया है और स्वयं भी बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण किया है। कई काम एक साथ हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। उसमें नालों की स्थिति भी देखनी है कि डैमेज कहाँ है, कहाँ और नाले पुलिया की आवश्यकता है, जिससे कि भविष्य में अगर कोई ऐसी कैलेमिटी हो तो हम उस रूप में तैयार रहें। हमारे जो वाटर चैनल हैं वो सुरक्षित रहें और इस लायक रहें कि पानी को वो स्मूथली आगे बढ़ा सकें। मैं आज के इस भ्रमण में देखा कि अधिकारी हमारे सब लगे हुए हैं। सिंचाई विभाग पूरा था, एसी थे, एक्सीएन थे, यूपी सिंचाई से भी लोग थे। ग्राम सभा बड़गांव गांव के अंतर्गत आने वाला सरस्वती शिशु मंदिर की सभी नन्हे मुन्ने बच्चे छात्र छात्राओं ने एक जन जागरूकता रैली का आयोजन किया था। इस दौरान सभी छात्रों ने सभी लोगों को जागरूक किया कि वे सभी लोग इस मॉनसूनी बरसात के मौसम में अपने आसपास और बंजर भूमि में एक हरा भरा पौधा अवश्य लगाएं ताकि आने वाली नई पीढ़ी पूरे तरीके से सलामत रह सके। आज हमारे विद्यालय में हरेला पर्व की रैली निकाली जा रही है और यहाँ पर कई तरह के कई अभिभावकगण और शिक्षक आए हैं। यहाँ रैली निकाली है और हम पेड़ लगाने जाते हैं और आज तो सिर्फ रैली निकाली और कल हम पेड़ लगाने जाएंगे। आज हम ये जागरूकता रैली कर रहे हैं जिसमें हम बताना चाहते हैं कि हमें इस मौसम में अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए और इस मौसम में पानी भी पर्याप्त है, सब चीज़ें पौधों के लिए पर्याप्त है, इसलिए हमें इस मौसम में पेड़ लगाने चाहिए। बीते दिनों हुए मूसलाधार बारिश की वजह से बारकोट ब्लॉक की दूरस्थ चूला गांव कामाझूला सड़क भारी मलबा आने से बंद हो गई थी। ग्रामीणों के द्वारा शासन प्रशासन और लोक निर्माण विभाग लोहाघाट से सड़क खोलने की गुहार लगाई गई पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। वहीं सड़क बंद होने का खामियाजा रविवार को देखने को मिला है, जहां रविवार को ढूगा जोशी गांव के बुजुर्ग पुरोहित गोपाल दत्त गांव में पूजा संपन्न कराने गए थे। अचानक उनका स्वास्थ्य काफी ज्यादा खराब हो गया था। सड़क बंद होने की वजह से अस्पताल लाने का कोई साधन उपलब्ध न होने की वजह से ग्रामीण बीमार बुजुर्ग गोपाल दत्त को डूली में बिठाकर कई घंटे पैदल चलकर 10 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार करके कामाझूला तक लाए, तब जाकर वाहन के जरिए बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं इस घटना से ग्रामीणों में शासन प्रशासन और विभाग के खिलाफ काफी आक्रोश है। नहीं हो रहे 3 तारीख से बंद है रोड।
कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन से करे कल आज करके यह हाल है। बुजुर्गों को ऐसे ले जा रहे हैं हम डोली में, कोई तो सुनता है हमारी। गर्भवती महिलाएं बुजुर्गों की रास्ता नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है हमारे पास। ये हाल है हमारे गांव के। गांव में आदमी नहीं है। मॉनसून की दस्तक के बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूरे प्रदेश भर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 और 16 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। खासकर इस दौरान कुमाऊं के अधिकांश जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। वहीं मैदानी इलाकों की बात की जाए तो इस दौरान बारिश मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा कि 15 और 16 जुलाई को प्रदेश भर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 17 और 18 जुलाई से पूरे प्रदेश भर में बारिश की गतिविधि में इजाफा देखने को मिल सकता है, जिसके चलते लोगों को सतर्क रहने की बेहद जरूरत है ताकि जानमाल का कोई नुकसान न हो। तारीख में जो है उत्तराखंड में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है और साथ ही जो पर्वतीय जिले हैं वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा भी मिल सकती है। तो इसमें खास करके जैसे पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत या पौड़ी, देहरादून जनपद है इनमें। उसके बाद 17-18 में जो है थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ने की संभावना लग रही है। तो इसमें जो है अधिकांश स्थानों पे उत्तराखंड में जो है हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। साथ ही जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है, जबकि जो पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है वहाँ कहीं कहीं भारी से लेके बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। तो देखेंगे कि अभी जो अगले 4-5 दिनों में जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी देखने को मिलेगी। जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है उसके साथ इंटेंस या वेरी इंटेंस स्पेल भी कहीं कहीं जो है मिलने की संभावना है। खानपुर विधानसभा के कलसिया गांव के पास बीते 2016 में आई बाढ़ के दौरान नीलधारा गंगा का तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी मरम्मत आज तक नहीं हो सकी है। जहां बरसात का मौसम आते ही नीलधारा गंगा का खौफ आसपास के ग्रामीणों के दिल में समा जाता है। मौके पर जाकर इस टूटे तटबंध का जायजा लिया गया है और आसपास मौजूद गांव के खेतों में काम कर रहे किसानों से भी बात की गई है। तो उनका कहना है कि नीलधारा गंगा में आया पानी कब किसी की मौत का कारण बन जाए, कब घरों में घुस जाए, कब खेतों की फसलों को बर्बाद कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। बरसात के मौसम में अधिकारी आते जाते रहते हैं, प्रतिवर्ष तटबंध की मरम्मत का दिलासा देते हैं, लेकिन 8 साल बीत जाने के बाद भी आज तक इसका कोई कार्य नहीं हुआ है। किसानों का कहना है कि गांव के अंदर जो पानी जाता है वो इसी तटबंध टूटने के कारण जाता है, जिससे बाढ़ आती है और लोगों को भारी नुकसान होता है। में पानी जा गया, केवल बांध के टूटने से ही जा, इससे बाढ़ आती है, नुकसान होता है। फिर सरकार फसल का मुआवजा देती है। अगर एक ही बार ये बांध बंद दिया जाए तो कोई मुआवजा देने की ज़रूरत नहीं है, फसल सुरक्षित रहेगी। 2016 में टूट गया था, पीछे 200 गाड़ी आई थी, बड़े बड़े पूना से अधिकारी आए थे, मंत्री भी आए थे, कह रहे थे काम लग जाएगा। भाई अभी तो लगा नहीं। और जी जो खेत खाद खाना डूब डूब कर मरा है। अब बच्चे परेशान है, खाने पीने से भी, नहाने धोने लिखाई पढ़ाई से भी, घरों में भी भर जा पानी जी, भूख के ही मरे और क्या करें। बच्चे रो में बरसात में भी खाने को ना मिलता, कुछ नहीं करते जी, देखा चले जाएं, कोई नहीं करके देखता कुछ। और इसी के साथ उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।